हेलो एवरीवन। वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 15 नवंबर और आज की डेट में हम 2 दिनों के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज के सेशन में जो टॉपिक्स हैं वो हैं ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, हम इसके बारे में देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे बेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम के बारे में कि भारत में ये कहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है। इसके साथ ही हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रही भारत नेट स्कीम के बारे में। हाल ही में एक इंडियन स्टेट ने अमेंडेड जो भारत नेट स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट किया है, हम उसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देन देखेंगे ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट के बारे में। साथ ही इंडिया और अंगोला काफी चर्चा में रहे क्योंकि दोनों देशों के मध्य कुछ अग्रीमेंट्स रिसेंटली साइन हुए हैं, हम इनके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे रिसेंटली रिलीज किए गए 6 नेशनल वाटर अवार्ड्स 2024 के बारे में। देन हम देखेंगे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में, ये अभी हाल ही में काफी चर्चा में रहा है। इसके साथ ही देखेंगे जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के बारे में, क्योंकि जो जीआई टैग की रजिस्ट्रेशन फीस होती थी हाल ही में उसमें कुछ अमेंड किया गया है, वो जो अमाउंट है उसको कम किया गया है। देन हम देखेंगे डब्ल्यूएचओ के बारे में, क्योंकि हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड एक रिपोर्ट जारी किया है। और लास्ट में हम देखेंगे पीपीवी एंड एफआरए, जिसे प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है, हम इसके बारे में देखेंगे। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव से संबंधित यहां पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द GRI was initially launched by the United Nations Environment Programme to focus exclusively on environmental transparency. And second, the GRI framework mandates all listed companies globally to report their sustainability impacts. And third, the core aim of GRI is to help organizations measure and communicate their environmental, social, and governance impacts in a standardized and comparable way. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां पर केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है और वो है थर्ड स्टेटमेंट। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। ये जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया है सेरेस एंड टेलेस इंस्टीट्यूट ने, ना कि यूएनईपी ने। आप देख सकते हैं। This initiative was launched by Ceres and Teles Institute with support from UNEP, not alone by UNEP. और इसका उद्देश्य जो रहा है वो हमेशा से ब्रॉडर रहा है देन एक्सक्लूसिवली इन्वायरमेंटल ट्रांसपेरेंसी, इनकम्पोजिंग इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस इम्पैक्ट्स। जो जीआरआई है ये प्रोवाइड करता है वर्ल्ड का मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, बट इट इज एन इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन and it does not mandate reporting for all listed companies globally. Rather, the adoption of its standards is voluntary, although many jurisdictions now use GRI as a basis for their regulatory reporting requirements. थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट था। द central mission of the Global Reporting Initiative is to promote transparency and accountability, and it achieves this by providing a framework that helps business, governments, and NGOs
And NGOs measure and communicate their environmental, social, and governance impacts in a way that is standardized and comparable across different organizations and time periods. सो यहाँ पर जीआरआई से संबंधित सारी जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where is India's first 3 megawatt hour vanadium redox flow battery system installed? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत की पहली 3 मेगावाट पर आर वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली जो है ये कहां पर स्थापित की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ग्रेटर नोएडा, चेन्नई, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये स्थापित किया गया है ग्रेटर नोएडा में। आप देख सकते हैं श्री मनोहर लाल, मिनिस्टर ऑफ पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट एंड लार्जेस्ट वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम। सो इसकी जो कैपेसिटी है वो है 3 मेगावाट पर आवर एट एनटीपीसीज नेत्रा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इन ग्रेटर नोएडा। So, this milestone advances India's long duration energy storage solutions and also it strengthens renewable energy integration and national grid resilience. So, ये जो बैटरी सिस्टम है जिसको हाल ही में इंस्टॉल किया जा रहा है ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो कि ऑफर करती है अल्टरनेटिव टू लिथियम आयन बैटरीज, एक्सपेंडिंग अ पूल ऑफ यूजेबल एलिमेंट्स फॉर बैटरी सिस्टम्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state has become the first in India to implement the amended BharatNet scheme? सो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जो संशोधित भारत नेट योजना है उसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, पंजाब या फिर हरियाणा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ऐसा करने वाला राज्य है पंजाब। So, Punjab has become the first state in India to implement the amended BharatNet scheme across the entire state, and this enables live monitoring of the border state from any location in the country. So, by the end of November 2025, every village in Punjab will be covered under the scheme. भारत नेट स्कीम की बात करें तो इसका उद्देश्य है प्रोवाइड करना ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ऑल ग्राम पंचायत्स, households and institutions. So the scheme also supports e-health and e-governance services in rural areas. So भारत नेट अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो इनिशियली नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2011 में और बाद में 2015 में इसको रीनेम किया गया एज भारत नेट प्रोजेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statements is are correct in respect of International Labour Organization? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन से संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि यहाँ पर आईएलओ से संबंधित कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट was founded in 1919 as part of the Treaty of Versailles that ended World War I. And second, it became the first specialized agency of the United Nations in 1946. And third statement is, its headquarters are located in Paris, France. और आपको बताना है कि आईएलओ से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो आईएलओ का जो हेडक्वार्टर है, मतलब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है। सो जो इसका हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में नहीं है, वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आप देख सकते हैं आईएलओ को स्टैब्लिश किया गया 1919 में अंडर पार्ट 13 ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेलस क्रिएटेड इन रिस्पॉन्स टू पुअर लेबर कंडीशंस आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। और इसका उद्देश्य है प्रमोट करना सोशल जस्टिस एंड इम्प्रूव वर्किंग कंडीशंस ग्लोबली। So ILO was made up of governments, employers, and workers, marking its tripartite structure. So after the founding of the United Nations in 1945, ILO became its first specialized agency in 1946. And then it continued its mandate of promoting decent work and labor rights under the UN coordination, maintained autonomy in its functioning and decision making. आपने देखा कि जो आईएलओ है उसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सो जिनेवा जो है वो और भी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, जैसे कि डब्ल्यूएचओ, विपो और डब्ल्यूटीओ। सो आप ध्यान रखेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट Huron Research Institute report, which two Indian cities have joined the rank of the world's top 10 billionaires cities in 2025. सो यहाँ पर ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो नवीनतम रिपोर्ट है उसके अनुसार आपसे पूछा जा रहा है कि 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 अरबपति शहरों की श्रेणी में कौन से दो भारतीय शहर शामिल हैं। आपके ऑप्शंस है मुंबई एंड बेंगलुरु, मुंबई एंड न्यू दिल्ली, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली या फिर कोलकाता एंड चेन्नई। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सिटीज हैं मुंबई और न्यू दिल्ली। आप देख सकते हैं सो इंडियाज Mumbai and New Delhi have entered the global billionaire map as part of the latest Huron Research Institute report for 2025, and both securing spots among the world's top 10 billionaire cities. So Mumbai ranks third globally with the 92 billionaires, surpassing major Asian cities like Beijing and Shanghai. And New Delhi ranks ninth globally with 57 billionaires, marking its first entry into the top 10 billionaire cities. So the rise of these two cities reflects India's growing wealth ecosystem, with sectors like financial services, real estate, and technology driving the increase.
So, India's growing entrepreneurship, digital innovation, and global investments are the significant factors behind the wealth boom in Mumbai and New Delhi. इसके साथ ही टॉप 10 सिटीज की बात करें तो फर्स्ट प्लेस पर है न्यूयॉर्क, सेकंड लंदन, थर्ड मुंबई, फोर्थ बीजिंग, फिफ्थ संघाई, सिक्स्थ शेंजेन, सेवन हांगकांग, मॉस्को एट्थ, नाइन्थ इज न्यू दिल्ली एंड टेंथ इज सैन फ्रांसिस्को। आप ध्यान रखेंगे, ये जो रिपोर्ट है इसको रिलीज किया है ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which two countries signed key memorandum of understandings focused on fisheries, aquaculture, and consular cooperation during the first ever visit any by an Indian president in November 2025? सो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, नवंबर 2025 में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा के दौरान किन दो देशों ने मत्स्य पालन, जलीय कृषि और कॉन्सुलरी सहयोग पर केंद्रित प्रमुख समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया एंड अंगोला, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड नाइजीरिया या फिर इंडिया एंड कीनिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये समझौता हुआ है इंडिया और अंगोला के मध्य। सो हाल ही में इंडियन जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अंगोला का दौरा किया था। आप देख सकते हैं, इंडिया एंड अंगोला साइंड की मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स ड्यूरिंग प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मूज हिस्टोरिक स्टेट विजिट टू अंगोला in November 2025, focusing on fisheries, aquaculture, and consular cooperation. सो ये जो एमओयूज हैं इनका उद्देश्य है प्रमोट करना सस्टेनेबल मरीन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर सेक्टर। So they also focus on enhancing consular services, visa facilitation, and citizen support, improving bilateral movement and trade. So the agreement marks a shift from a traditionally energy dominated partnership to a diversified collaboration focused on sustainable development. And this visit strengthens India and Angola's relationship, reinforcing mutual respect, trust, and cooperation in various sectors. इसके साथ ही अंगोला ने जो इंडिया लेड इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, साथ ही ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, इस इसमें भी जो अंगोला है वो ज्वाइन हुआ है। सो ये उसका कमिटमेंट शो करता है टुवर्ड्स द ग्लोबल इन्वायरमेंटल गोल्स। इसके साथ ही अगर हम अंगोला की ज्योग्राफिकल कंडीशंस की बात करें तो अंगोला को रिपब्लिक ऑफ अंगोला के नाम से भी जाना जाता है। एंड अंगोला इज अ कंट्री ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सदर्न अफ्रीका। So it is the second largest Portuguese speaking country after Brazil in both total area and population and is the seventh largest country in Africa. सो अंगोला का जो बॉर्डर है वो शेयर होता है नामीबिया से टू द साउथ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो टू द नॉर्थ, जाम्बिया टू द ईस्ट एंड द अटलांटिक ओशन टू द वेस्ट। सो अंगोला की जो कैपिटल है वो है लुआंडा और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है पोर्तुगीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Which state won the first prize in the Best State category at the 6th National Water Awards 2024 announced by the Ministry of Jal Shakti? यहाँ पर जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा घोषित जो छठी राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 है, उनमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य ने जीता है? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर कर्नाटका। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सिक्स्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स में जो राज्य प्रथम स्थान पर रहा है वो है महाराष्ट्र। आप देख सकते हैं द यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति श्री C.R. Patil announced the winners of the sixth National Water Awards 2024 at Shram Shakti Bhavan, New Delhi, recognizing excellence in water conservation and management across India. Maharashtra received the first prize in the Best State category for its outstanding efforts in water resource management and community-led conservation. देन सेकंड प्लेस पर है गुजरात और थर्ड प्लेस पर है हरियाणा। The awards were organized by the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation under the Ministry of Jal Shakti. और जो 2024 का एडिशन है ये फीचर करता है 46 विनर्स को अक्रॉस 10 कैटेगरीज इंक्लूडिंग स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज पंचायत लेवल एंड सिविल सोसाइटी। ये जो अवार्ड है ये इनकरेज करता है अडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को, और साथ ही ये प्रमोट करता है इनोवेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन वाटर कंजर्वेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The National Green Tribunal recently directed the Uttar Pradesh government to map affected people in connection with contamination caused by which heavy metal? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है उसने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार को किस भारी धातु से होने वाले प्रदूषण के संबंध में जो प्रभावित लोग हैं उनका मानचित्रण करने का निर्देश दिया है। आपके ऑप्शंस हैं लेड, क्रोमियम, आर्सेनिक या फिर निकेल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। जो ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन हो रहा है ये हो रहा है क्रोमियम की वजह से। आप देख सकते हैं NGT has directed the Uttar Pradesh government to map the total number of people affected by the heavy metal contamination, particularly chromium and mercury in Kanpur Nagar, Kanpur Dehat, Fatehpur and nearby districts. क्रोमियम की बात करें तो हेक्सावेलेंट क्रोमियम commonly found in industrial waste is highly toxic and associated with severe health effects including skin disorders, respiratory issues, and carcinogenic risks. NGT interventions often require states to map affected populations, assess contamination level, and initiate remediation measures. ये जो क्रोमियम का ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन हुआ है ये हुआ है डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding recent measures by promoting geographical indication and tribal goods in India. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारत में भौगोलिक संकेत और जनजातीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए हाल के उपायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
फर्स्ट स्टेटमेंट है, द एप्लीकेशन फी फॉर रजिस्टरिंग a geographical indication has been reduced from 5,000 to 1,000. And second, the Ministry of Tribal Affairs has announced a Tribal Artisans Grand Challenge to support innovation in tribal handicrafts. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है, भौगोलिक संकेत और जो जनजातीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है, इन दोनों से ही संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं। So, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal announced the reduction of the application fee for GI tag registration and promised support for tribal goods at the Tribal Business Conclave. So, हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, उन्होंने अनाउंस किया है ट्राइबल आर्टिसंस ग्रैंड चैलेंज टू इनकरेज डिजाइन एंड इनोवेशन। और आपने देखा कि जो जीआई एप्लीकेशन फी है उसको रिड्यूस कर दिया गया है फ्रॉम 5,000 to 1,000 एज पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू मेक जीआई रजिस्ट्रेशन मोर एक्सेसिबल टू ट्राइबल एंड स्मॉल आर्टिसंस। और हाल ही और ये जो हाल ही में अभी चैलेंज शुरू किया गया है ट्राइबल आर्टिसंस को लेकर के, इसका उद्देश्य है फोस्टर करना इनोवेशन एंड डिजाइन अमंग ट्राइबल आर्टिसंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding the recent WHO report on tuberculosis incidence in India. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत में जो तपेदिक की घटनाएं हैं उन पर जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का हालिया रिपोर्ट है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, India's TB incidence declined by 21% between 2015 to 2024, dropping from 237 to 187 cases per lakh population. And second, the treatment success rate under the TB Mukt Bharat Abhiyan has decreased to 58% in 2024, according to WHO estimates. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि जो सक्सेस रेट है वो डिक्लाइन हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। जो सक्सेस रेट है वो 90% इंक्रीज हुई है अंडर द टीबी मुक्त भारत अभियान। आप देख सकते हैं, the WHO's Global TB Report 2025 highlights that India has one of the steepest decline in the TB incidence globally, owing to innovation, decentralized care, and renewed surveillance efforts. So, India's TB incidence fell by 21% from 237 cases per lakh to 187 per lakh in 2024. And the treatment success rate under the TB Mukt Bharat Abhiyan has increased to 90%, ahead of the global average of 88%. इसके साथ ही आप ध्यान रखेंगे, जो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 24 मार्च को एवरी ईयर। और इस वर्ष 2025 में वर्ल्ड टीबी डे की जो थीम है वो है यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, इट फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री?
सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण जो प्राधिकरण है, यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? आपके ऑप्शंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो पीपीवी एंड एफआरए जो है ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। आप देख सकते हैं, सो रिसेंटली द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर अनाउंस्ड दैट Plant Variety and Farmers' Rights Protection Authority Act will be amended during the 21st Foundation Day of the Authority, and the Protection of Plant Varieties and Farmers' Right Authority was established on 11th of November 2005 under the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act 2001. सो ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो अथॉरिटी है ये ग्रांट करती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स टू द प्लांट ब्रीडर्स फॉर डेवलपिंग न्यू प्लांट वेराइटीज। So it recognizes and rewards farmers who conserve traditional varieties and biodiversity, and it protects farmers' rights to save, use, sow, resow, exchange, and sell farm-saved seeds. सो हाल ही में जो पीपीवी एफ आर ए है उसके एक्ट में कुछ चेंजेस किए गए हैं जिसकी वजह से ये काफी चर्चा में रहा है। आप ध्यान रखेंगे, इसको स्टैब्लिश किया गया 2005 में बाय द पीपीवी एंड एफआरए एक्ट 2001। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।